तो यूट्यूब पे एक पॉलिटिक्स नाम से चैनल है जो कि आजकल बहुत ज्यादा गंद मचा रहा है। बेसिकली ये जो यूट्यूब चैनल है तो वो लेफ्टिस्ट माफिया का एक प्यादा है और ये यूट्यूब के ऊपर लेफ्टिस्ट नैरेटिव बिल्ड करता रहता है। और अभी हाल ही में इसने एक और वीडियो पब्लिश किया था जिसमें इसने वेदांता वर्सेस अदानी दिखाया था और क्लेम कर रहा था कि अदानी ने सेटिंग करके जेपी एसोसिएट्स का जो कंट्रोल है उसको अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो पूरा केस है इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर किस प्रकार से ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और हाफ फैक्ट दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आखिर इतनी बड़ी कंपनी जेपी एसोसिएट्स आखिर इस हालत में पहुंची कैसे। देखिए जेपी ग्रुप एक टाइम पर रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो ऐसे जो बड़े सेक्टर्स होते हैं ना तो उनमें राज किया करता था। लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से बहुत मोटा कर्ज लिया और जब प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे तो वो अपना कर्ज चुका नहीं पाए और इस कारण से आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी के सेक्शन 7 के तहत केस दर्ज कर दिया। फिर 3 जून 2024 को एनसीएलटी इलाहाबाद के बेंच ने इस केस को एडमिट कर लिया और भुवन मदन को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया गया। इस ऑर्डर के आते ही कंपनी का जो पूरा कंट्रोल था वो पुराने प्रोमोटर्स के हाथ से छीनकर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं तो उनके पास चला गया। अब इस कमेटी में वो सभी लोग हैं जिनका की पैसा इस कंपनी के अंदर फंसा हुआ था, जिसमें की बड़े बड़े जो बैंक्स है वो आते हैं, जो हजारों होम बायर्स हैं वो शामिल है। और फिर यहीं से शुरू होता है जेपी ग्रुप को डुबाने और बचाने का और नए मालिक को ढूंढने का एक लंबा सफर। और इस सफर का अंत होता है अदानी ग्रुप के टेक ओवर के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो आखिर होता क्या है। देखिए जब भी कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत चली जाती है और इस प्रोसेस में कंपनी का कंट्रोल पुराने प्रोमोटर के हाथ से निकल जाता है और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास चला जाता है। इस कमेटी में वो बैंक होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था और इस केस में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL कमेटी का सबसे बड़ा हिस्सा था। अब यही कमेटी तय करती है कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है और किसकी बोली सबसे बेहतर होगी। देखिए यहाँ पर ना तो कोई नेता फैसला लेता है ना ही कोई सरकार फैसला लेता है, बल्कि बैंक अपना पैसा निकालने के लिए फैसला खुद लेते हैं। और अब आते हैं बोलियों के ऊपर। तो जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए जो मार्केट में बड़े खिलाड़ी है वो सामने आते हैं, जिसमें कि अदानी इंटरप्राइजेस हो गया, दालमिया सीमेंट हो गया, वेदांता हो गया, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक शामिल थे। इसके बाद सबने अपने अपने रेजोल्यूशन प्लान जमा किए। अब देखिए जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है ना तो वो भावनाओं के ऊपर नहीं चलती है बल्कि वो डेटा और रिकवरी के ऊपर काम करते हैं और उन्होंने बीडीओ नाम की एक एक्सपर्ट एजेंसी को सभी प्लान्स को इवेलुएट करने का काम दे दिया। इस इवेल्युएशन मैट्रिक्स में अदानी इंटरप्राइजेस को 100 में से 89.76 मार्क्स मिले, दालमिया को 79.67 और वेदांता को 75.60 मार्क्स मिले। यहाँ पे अदानी का प्लान सबसे बेहतर इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने अप फ्रंट कैश रिकवरी में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। अदानी ग्रुप ने सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 90 दिन के अंदर 6005 करोड़ रुपए देने का वादा किया और अदानी के प्लान की टोटल वैल्यू 15,343 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसके अलावा उन्होंने कंपनी को चलाने के लिए 800 करोड़ रुपए अलग से लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर वेदांता ग्रुप पीछे कैसे रह गया और क्या उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है जैसा कि लेफ्टिस्ट लोग कह रहे हैं। देखिए इसका जो जवाब है वो एकदम ट्रांसपेरेंट और सिंपल है, जो कि एनसीएलटी के ऑर्डर में छिपा हुआ है। देखिए एनसीएलटी के ऑर्डर में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सबसे बेहतर बोली निकालने के लिए एक चैलेंज प्रोसेस करवाया था। इस प्रोसेस में सिर्फ अदानी और वेदांता ने ही हिस्सा लिया और इस प्रोसेस के नियम बहुत सख्त थे और सभी को पहले ही बता दिया गया था कि चैलेंज प्रोसेस खत्म होने के बाद कोई भी अपनी बोली को बदल नहीं सकता है। लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म हो गया और कमेटी वोटिंग शुरू करने वाली थी तब वेदांता ने 8 नवंबर 2025 को एक ईमेल भेजकर अपने प्लान में अडेंडम जोड़ना चाहा, यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं कि चेंजेस करने चाहे। अब कमेटी ने अपनी 24th मीटिंग में इस अडेंडम को रिजेक्ट कर दिया और उनका मानना था कि अगर वो इस स्टेज पर वेदांता की नई बोली मानते हैं तो जो रूल्स हैं उनको तोड़ने पड़ेंगे और उसके कारण बाकी की जो बिडर्स हैं तो उनको भी नया मौका देना पड़ेगा, जिससे कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए वेदांता को बाहर नहीं किया गया बल्कि उनका जो लेट आना था ना तो वो रूल्स के खिलाफ था। और फिर इन सब के बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अदानी के प्लान के ऊपर वोटिंग की और इस वोटिंग में अदानी के प्लान को 93.81% वोट मिले। देखिए आईबीसी के लॉज के अनुसार किसी भी प्लान को पास होने के लिए 66% वोट्स की जरूरत होती है और अदानी को इससे कहीं ज्यादा सपोर्ट मिला था। और फिर इसके बाद ये जो मैटर है वो एनसीएलटी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। फिर एनसीएलटी का काम ये देखना होता है कि क्या जो पूरा प्रोसेस है वो कानून के हिसाब से सही हुआ है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को देखने के बाद एनसीएलटी ने कहा कि बैंक्स और क्रेडिटर्स का जो कमर्शियल विजडम होता है तो वो सबसे ऊपर होता है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है कि किसी एक प्लान को आखिर क्यों चुना गया। और एनसीएलटी ने सब कुछ चेक करने के बाद पाया कि जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था और इसीलिए उन्होंने 17 मार्च 2026 को अदानी
के प्लान को मंजूरी दे दी। अब आखिरी में बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, यानी कि होम बायर्स का। जेपी के विस्टाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट में हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ था। अदानी ने अपने प्लान में होम बायर्स के लिए 2 रास्ते दिए थे। पहला रास्ता था डिलीवरी ऑप्शन का, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि वो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को 2 साल के अंदर पूरा करके फ्लैट देंगे। दूसरा रास्ता था एग्जिट का ऑप्शन, यानी कि अगर कोई होम बायर अपना फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है और ऐसे लोगों को उनका दिया हुआ पूरा का पूरा एक्चुअल प्राइस 6 बराबर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिल जाएगा। अब एक बहुत बड़ी राहत थी उन लोगों के लिए जो कि सालों से अपने घर का या फिर पैसे का इंतजार कर रहे थे। तो ये इस पूरे केस की रियलिटी जो कि मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिए, ये डील किसी बंद कमरे में नहीं हुई है, बल्कि आईबीसी के जो सख्त कानून है और जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है तो उनके तहत हुआ है। बैंकों ने अपना पैसा निकालने के लिए सबसे बेहतर प्लान को चुना और कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी मुहर भी लगाई। बाकी पॉलिटिक्स का राज आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब के ऊपर बहुत गंद मचाया हुआ है।